ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर के सेशन को। और आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे 18 जुलाई के सभी करंट अफेयर। तो एंड तक सेशन को देखिए, सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ाएंगे और पहले क्वेश्चन को यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे 18 जुलाई के सेशन में। देखें, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2026 की थीम क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो यह आना चाहिए ना कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया कब जाता है। तो ये जो डे है मनाया जाता है हर साल 18 जुलाई को। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। 2026 में इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ये थीम रखी गई है 2026 में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की। तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा आंसर बी। नेल्सन मंडेला का नाम आप सभी ने सुना होगा। कौन है ये? ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इन्होंने काफी लंबा मूवमेंट या आंदोलन चलाया था। 26 साल से ज्यादा ये जेल में रहे थे और गांधीवादी सिद्धांतों को इन्होंने अपनाया था, इसलिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ओके, इनके सम्मान में इनके जन्म दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2009 में मान्यता दी थी नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को मनाए जाने की। हालांकि पहली बार ये 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। नेल्सन मंडेला की जन्मतिथि है, तो इससे 18 जुलाई को 2010 से हर साल मनाया जा रहा है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में पीस, ह्यूमन राइट, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, इनके मूल्यों का, वैल्यूज का सम्मान करना इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है 18 जुलाई को। और जैसा कि थीम पर हमने डिस्कस किया, इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, यह थीम रखी गई है 2026 में नेल्सन मंडेला डे की। साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी लंबा मूवमेंट इन्होंने चलाया था रंग भेद के खिलाफ, इसलिए 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। और भारत सरकार ने इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। दूसरे विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया है, क्योंकि इनके पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने 1930 में सीमांत क्षेत्र में सविना अवज्ञा आंदोलन के एक गुट का नेतृत्व किया था, तो इनको 1987 में दिया गया था भारत रत्न, पहले विदेशी। और फिर दिया गया दूसरे नॉन सिटीजन, ये हैं नेल्सन मंडेला, इनको दिया गया भारत रत्न 1990 में। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, इन्हें याद रखिएगा। महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो महिलाएं हैं उन्हें कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है ऑफिशियल एक्ट के माध्यम से, यह बना है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र ने रिसेंटली एक एक्ट पारित किया है, महाराष्ट्र विमेन फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट 2026, और इसके आधार पर किसानों को, महिलाओं को ऑफिशियली कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र राज्य। अच्छा, उद्देश्य क्या है? देखिए, महाराष्ट्र ने ये एक एक्ट पर्टिकुलर लागू किया है राज्य में। अब इस कानून का उद्देश्य कि महिलाओं को कृषि से जुड़े हुए राइट्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं, वो इजीली महिलाओं को दी जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवर्नमेंट जितने भी स्कीम के लाभ महिलाओं को दे रही है, किसानों को दे रही है, वो महिलाओं तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, जो कि विमेन फार्मर। तो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्टिकुलर एक्ट लाया गया है। अब इस कानून के तहत विमेन फार्मर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनके पास भूमि नहीं है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड ऑनर नहीं है, उनको भी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, जो कि स्पेशली किसानों के लिए निकाली जा रही है, उसका लाभ दिया जा सके। इसलिए महिला फार्मर को विमेन फार्मर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा इस एक्ट के तहत। कानून के अंतर्गत सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी, है ना, जिसमें जो प्रमाणित महिलाएं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा विमेन फार्मर का। और इसके अलावा बेनिफिट ये है महिलाओं को कि चाहे क्रॉप फार्मिंग हो,
इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, पोएट्री, फिशरीज, वामी कल्चर, मशरूम का कल्टीवेशन हो, इन सभी जो महिला किसान हैं उनको किसानों की श्रेणी में ही रखा गया है। चाहे वो पशुपालक भी क्यों ना हो तो भी उनको किसान की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये नहीं कि वो फसल नहीं उगा रही है, पशुपालन को अलग रखा जा रहा है, नहीं, सबको सेम रखा जाएगा और महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमर फार्मर के रूप में मना रहा है 2026 को, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला राज्य महाराष्ट्र जिसने महिला फार्मर को कानूनी अधिकार देने के लिए जो महिलाएं हैं राज्य की उनको फार्मर का दर्जा देने वाला भारत का पहला एक एक्ट पारित किया है किसी भी राज्य में, यह बन गया है भारत का महाराष्ट्र राज्य। महिलाओं को कानूनी रूप से फार्मर का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य। चर्चा में रही कोरकू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए, कोरकू जनजाति का अगर निवास स्थान देखते हैं ना तो स्पेशली भारत के मिड में इसका स्थान देखने को मिलता है, और वो भी मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे मध्य प्रदेश से लगे हुए छत्तीसगढ़ और इन एरिया में भी कोरकू का निवास स्थान है, लेकिन स्पेशली मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम रीजन में कोरकू जनजाति निवास करती है। अभी सुर्खियों में क्यों है? एक्चुअल में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में खंडवा नाम की एक जगह है ना, खंडवा में नॉर्मली ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी जाना जाता है ना वो क्षेत्र। तो यहां पर कोरकू कम्युनिटी के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है। वहां पे क्या हुआ है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में कोरकू कम्युनिटी प्रदर्शन कर रही है। कोरकू कम्युनिटी का कहना है कि अवैध रूप से कुछ लोग जंगल में आए, उन्होंने लकड़ियां काटी या जंगल बर्बाद किया, अब उसके कारण आप इंक्रोचमेंट बोल के हमें जंगल से बाहर कर रहे हो। जबकि एक एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो कि ये अधिकार देता है जनजातीय आदिवासी समुदाय को कि वो जंगल में उनके अधिकार क्षेत्र की जो पारंपरिक वन क्षेत्र है उस पे वो उनका अधिकार है और उससे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो कोरकू कम्युनिटी का कहना है कि सतपुड़ा के जंगलों में हम पीढ़ियों से रहते आए। एक्चुअल में सतपुड़ा की जो बेल्ट है ना दक्षिणी मध्य प्रदेश में फैली हुई है, वहां पर कोरकू जनजाति का निवास स्थान है और ये प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं। तो इनका कहना है क्योंकि हम जंगलों में पीढ़ियों से रहने और खेती करने आए हैं और लगातार जो हमारा जीवन यापन का साधन है वो फॉरेस्ट ही है, तो हमको यहां से बेदखल न किया जाए और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को सही ढंग से लागू किया जाए। तो इसकी डिमांड को लेकर खंडवा जिला मुख्यालय में कोरकू कम्युनिटी ने घेराव किया था रिसेंटली। खंडवा बुरहानपुर ये जो क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यहां से 150 गांव से 2000 से ज्यादा कोरकू कम्युनिटी के लोग शामिल हुए थे। इस प्रोटेस्ट में रैली भी निकाली गई और विरोध किया गया। तो ये कोरकू कम्युनिटी मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब में इनको गिना जाता है, एसटी में। मुंडा भाषा परिवार की जनजाति मानी जाती है। कोरकू का शब्द का अर्थ ही होता है मनुष्यों का समूह। ओके, कोरकू जो इनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें कोरकू कहा जाता है और इसका अर्थ देखने जाएं तो मनुष्यों का समूह होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी मेलघाट क्षेत्र में इनका निवास स्थान है, पर स्पेशली मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल ये दक्षिणी जिले हैं एमपी के, वहां पर निवास करती है। एग्रीकल्चर आजीविका का मुख्य स्रोत है और काफी अगर हम थोड़ा सा प्राचीन समय में जाते हैं तो फॉरेस्ट जीवन यापन का इनका मुख्य आधार था। तो काफी सारी औषधि पौधों पर यह निर्भर है और जंगल पर ही, क्योंकि आदिवासी समुदाय या जनजाति समुदाय का कहीं ना कहीं जीवन यापन अगर हम थोड़ा सा भी पीछे जाते हैं तो वनों पर ही आधारित है। तो इनका कहना है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। किसके तहत? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत। अब ये एक्ट क्या कहता है? 2006 में इस एक्ट को लाया गया था। इसका उद्देश्य उन शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर जो आदिवासी समुदाय हैं उनको उनके वनों पर पारंपरिक अधिकार दिलाना है जो कि पीढ़ियों से जंगल में रहते आ रहे, है ना। उनको पारंपरिक उनके राइट्स मिले, ट्रेडिशनल राइट उनको सौंपे जाएं जो कि पहले से ही जंगल में रह रहे हैं और जंगलों में ही जंगल ही उनके जीवन यापन का या फिर आय का साधन है। तो उनको राइट्स देने के लिए ये एक्ट लाया गया था। कंडीशन थी जैसे जो आदिवासी समुदाय या शेड्यूल्ड ट्राइब 13 दिसंबर 2005 या उससे पहले से ट्रेडिशनली रूप से वन भूमि पर ही रह रहे हैं
और कुछ और पात्रताएं भी जो वहां पर मेंशन हो उसको पूरी करते हैं तो उनको नहीं हटाया जाएगा। तो कोरकू जनजाति का कहना है कि हम तो फुलफिल कर रहे हैं इन पात्रताओं को, तो आप हमको इस भूमि से मत हटाओ। तो आई होप समझ पाए होंगे कि कोरकू जनजाति का मुद्दा क्या है मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। ओके, तो आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी करंट अफेयर 2026 का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को आप ज्वाइन कीजिए, डेली करंट अफेयर को वॉच कीजिए। इसके बाद किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर में लगभग मैं आपके सारे करंट अफेयर कवर करवा देता हूं। इसके अलावा आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज में 50+ ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर की। इसमें मंथली ईयरली ई बुक इंक्लूड है, 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको देखने को मिल जाएगी। और कोई भी आपकी क्वेरी है, हर्डल आ रहा है, कोई भी आपको डाउट आ रहा है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है यहां पर, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। आगे आइए, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा रहा है? तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 हाल ही में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, इसमें इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया है टाटा ग्रुप को, मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर। आपको पता है टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है टाटा ग्रुप। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई थी, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026। अडानी ग्रुप 13वें स्थान पर था पिछले साल, लेकिन इस साल वैल्यूएबल ब्रांड में यह 8वें स्थान पर है। मतलब टॉप 10 में सबसे तेजी से प्रवेश करने वाला ब्रांड बना है अडानी ग्रुप। तो यह है ब्रांड फाइनेंस, यह रिपोर्ट जारी करता है और मार्केट वैल्यूएबल ब्रांड के आधार पर किसी भी ब्रांड को रैंक किया जाता है। तो भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन? टाटा ग्रुप, और अडानी ग्रुप आता है जो कि पहले 13वें नंबर पर था, इस साल 8वें नंबर पर है। टॉप 100 ब्रांड की कुल ब्रांड वैल्यू अगर इंडिया में देखें तो ये 252 बिलियन डॉलर से अधिक है, और लास्ट ईयर की तुलना में देखें तो 7% ज्यादा इसका मार्केट वैल्यू है। टॉप जो 100 वैल्यूएबल ब्रांड है उनमें सबसे ऊपर तो टाटा ग्रुप ही है। सेकेंड पर आता है इन्फोसिस 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, और थर्ड पर आता है LIC ग्रुप 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। तो ये टॉप 3 है, इनको याद रख सकते हो आप। और सुजलॉन एनर्जी ये 114% की वृद्धि के साथ 2026 का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड बना है। कौन? सुजलॉन एनर्जी। हालांकि ये टॉप 3 में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड है सुजलॉन एनर्जी। ताज होटल लगातार 5वें वर्ष भारत का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बनकर बना हुआ है, लगातार 5वें साल। तो यह ताज होटल। ब्रांड फाइनेंस एक इंडिपेंडेंट ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टिंग फर्म है, कंपनी है, जो कि कंपनियों की ब्रांड वैल्यू और ब्रांड स्ट्रेंथ का आंकलन करती है और रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूके के लंदन में। लंदन की है ब्रांड फाइनेंस नाम की कंसल्टिंग संस्था या इंस्टीट्यूशन। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। ओके, टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय बिजनेस एक ग्रुप है, मतलब कंपनीज वेरियस सेक्टर में काम करता है, आईटी, स्टील, पावर, हॉस्पिटैलिटी और काफी सारे इसके काम हैं। 1868 में टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी। जमशेदजी टाटा इसके फाउंडर है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और एन चंद्रशेखरन वर्तमान में इसके चेयरमैन के पद पर है टाटा ग्रुप के। सियांग घाटी में मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। सियांग वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियांग वैली में पहली चीज तो यह है कि मधुमक्खियों की 2 स्पीशीज को खोजा गया है। यह जो वैली है यह देखने को मिलती है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सियांग रिवर क्षेत्र में यह स्थित है, इसलिए इसका नाम सियांग वैली है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यहां पर एक संस्था है दक्षिण भारत की, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम पर रिसर्च करने वाली यह संस्था है।
इसके जो साइंटिस्ट या शोधकर्ता है ना, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सियांग वैली में 2 मधुमक्खियों की प्रजातियों को खोजा है। एक है एलाफ्रोपोडा ट्रायंगुलेटा, ये एक प्रजाति है। सेकेंड है हेब्रोपोडा आदि, दोनों अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। पहले का जो नाम है ना ट्रायंगुलेटा, देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है ट्रायंगल, एक्चुअल में इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके शरीर पर एक त्रिकोण जैसी आकृति देखने को मिलती है, तो पहले का नाम तो इसके नाम पर दे दिया। और दूसरा जो है ना हेब्रोपोडा आदि, इसमें आदि जो वर्ड यूज किया गया है एक्चुअल में ये अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति से लिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के सम्मान में इसको नाम दे दिया गया है हेब्रोपोडा आदि। तो ये 2 स्पीशीज मिली है मधुमक्खियों की, कहां पर? सियांग वैली में। अब सियांग वैली की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो दोनों स्पीशीज है ना, वाइल्ड प्लांट और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के पॉलिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरे वर्ल्ड में काफी कम स्पीशीज देखने को मिलती है इन मधुमक्खियों की। कहां मिली है? ये मिली है सियांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही फेमस मतलब वैली क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र है सियांग रिवर का। बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, सियांग रिवर पर पड़ता है या फिर इसी की घाटी क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम सियांग वैली पड़ गया। और ये जो सियांग रिवर है ना, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, मतलब आगे चलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है सियांग रिवर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानी जाती है। तो आदि कम्युनिटी या जो ट्राइब्स है ना, इनका क्षेत्र भी सियांग वैली में ही देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की ये जनजाति है। इजी, तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सियांग वैली भारत के किस राज्य में, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूक्रेन जो कि एक यूरोपीय देश है, रशिया और यूक्रेन का लगातार युद्ध चल रहा है 2022-23 से, तो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है सेर्ही कोरेस्की को। सेर्ही कोरेस्की यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको पता है जब से रशिया से युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन का, तब से ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं। सेर्ही तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया है। सेर्ही कोरेस्की इनका नाम है, या कोरेस्की बोल लो सही रहेगा। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया? यूलिया स्वेरिडेंको। ये अभी तक पीएम के पद पर थी यूक्रेन में, लेकिन क्या होता है यूक्रेन में जो ऑफिशियल पावर है ना, जो एक्चुअल पावर या कार्यपालिका शक्ति हम बोल ले, वो वहां के प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। यह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वर्तमान में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो इन्होंने नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है सेर्ही को, और रिप्लेस किसको किया है इन्होंने? यूलिया स्वेरिडेंको को। ठीक है, यूक्रेन कैपिटल है कीव, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो इनके प्रेसिडेंट और इनसे डेटा पूछा जा सकता है, तो आपको इनको याद रखना चाहिए। आगे आइए, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किस संगठन के सहयोग से किया जाएगा? ऑपरेशन का नाम भी आपको अजीब लग रहा है, मेरे को पता है, कोई नहीं, समझेंगे कि वो क्या है। देखो, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 मतलब इसका ये हुआ 2026 में, ये दूसरा एडिशन 2026 में। ओके, इसका आयोजन जो इंडियन नेवी है ना, इसके द्वारा किया जा रहा है कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस के सहयोग से। ये एक संगठन है, इसके सहयोग से किया जा रहा है। और आयोजन कहां हो रहा है? तो आयोजन हो रहा है केरला के कोच्चि में। अभी शुरू नहीं हुआ है, 20 तारीख को ये शुरू होगा। 20 से लेकर 23 जुलाई 2026 तक सदर्न नेवल कमांड, जो कि केरल के कोच्चि में स्थित है, यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन किया जाएगा। और एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास है। मतलब क्या होता है, बहुत सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं मरीन सिक्योरिटी पर आपस में तालमेल स्थापित करने के लिए। तो इंडियन नेवी और कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस के द्वारा संयुक्त रूप से कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के अंतर्गत यह आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है, मेरे को पता है यहां पर भी आपको कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। देखिए, आयोजन कौन करवा रहा है? इंडियन नेवी। किसके सहयोग से? कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस के सहयोग से। ठीक है, किसके अंतर्गत? कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के अंतर्गत। आयोजन कहां होगा? केरला के कोच्चि में। और सेकेंड एडिशन है ये 2026 का, समझना। 2026 में एक पहला हो चुका है,
अब ये सेकेंड एडिशन है। कई देशों की जो नेवीज है ना यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, मरीन सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। उद्देश्य यही है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए, जो पार्टनर्स नेवी है उनके बीच में ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहां पर काफी सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इस साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, थाईलैंड और बहुत सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सबसे पहली बार इसका जो पहला एडिशन था ना 2023 में हुआ था सेशल्स में। कहां पर? सेशल्स में। ठीक है, भारत की ओर से आईएनएस सुनैना ने उस वक्त पार्टिसिपेट किया था। 2026 का जो पहला एडिशन है इस साल केनिया में आयोजित किया जा चुका है और अब यह सदर्न नेवल कमांड में आयोजित किया जा रहा है केरला के कोच्चि में, इंडिया में। अच्छा, इंडियन नेवी आयोजित कर रही है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के सहयोग से। यह एक प्रकार का मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है। ठीक है, मुख्यालय इसका बहरीन के मनामा में देखने को मिलता है। ठीक है, बहरीन में देखने को मिलता है और मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे देशों के मध्य में एक पार्टनरशिप है ये, जिसका नाम है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। सब मिलकर इसमें काम करते हैं। 38 सदस्य देश देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और उद्देश्य वही इंडियन ओशियन, अरब सागर, रेड सी, इन क्षेत्रों में मरीन सिक्योरिटी को बनाए रखना इन सदस्य देशों का मुख्य कार्य है। और इसी के अंतर्गत एक विशेष टास्क फोर्स है जिसे कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत ये आयोजित हो रहा है। मतलब ये टास्क फोर्स ही स्पेशली आयोजित करवा रही, इसको समझो, है ना। ये जो टास्क फोर्स है कंबाइंड टास्क फोर्स, ये इसी कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्स की एक टुकड़ी है 154 के नाम से। सदर्न नेवल कमांड, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो केरला के कोच्चि में देखने को मिलता है। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम क्या है? इंडिया के पहले प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन, इसे नाम दिया गया है मिशन 02। आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का है तो किसका मिशन है? मिशन 02 है ना, एक अंतरिक्ष कंपनी है इंडिया की, एक बोल सकते हैं हम प्राइवेट स्पेस कंपनी, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। इसका एक स्पेस मिशन है मिशन 02। ओके, क्या है मिशन 02? इसके तहत अग्निकुल कॉस्मोस क्या करेगा? भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण करेगा और इस रॉकेट का नाम है अग्निमान रॉकेट। इसका परीक्षण किया जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, ताकि इन फ्यूचर जो रॉकेट होते हैं ना उनको वापस यूज किया जाए। जैसे क्या होता है कि एरोप्लेन एक बार हमने उड़ाया, ऐसा तो नहीं है उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर वापस जमीन पे आता है, फिर यूज किया जाता है। उसी तरीके से जो रॉकेट होते हैं ना, जो सैटेलाइट को लेके जाते हैं, उनको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं ताकि कॉस्ट कम हो सके, तो दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए अग्निकुल कॉस्मोस ने एक मिशन लॉन्च किया है मिशन 02। ओके, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत अग्निमान रॉकेट के फर्स्ट स्टेज बूस्टर को समुद्र से रिकवर किया जाएगा और जो अपर स्टेज है उसको ऑर्बिट में दोबारा उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। ये दो अलग अलग फेज में ये परीक्षण होना है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। उद्देश्य क्या है? रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित कर स्पेस जो लॉन्च है उसकी लागत को कम करना। वर्ल्ड के बहुत कम कंपनीज या देश ऐसा कर पा रहे हैं। अगर हम जो अग्निकुल कॉस्मोस से ये कर लेती है तो ये वर्ल्ड की चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो जाएगी। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। 2017 में ये स्थापित हुई थी। एक प्राइवेट सेक्टर स्पेस टेक स्टार्टअप है ना, सैटेलाइट के लिए और दूसरी चीजों के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। 2017 में ये स्थापित हो चुका है। तमिलनाडु के चेन्नई में हेडक्वार्टर है अग्निकुल कॉस्मोस का। तो इसी का मिशन है मिशन 02। नीति आयोग ने 2035 तक भारत को वैश्विक जैव अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनाने के लिए बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड का कितनी बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड का प्रस्ताव दिया है? एक बार फिर पढ़ते हैं। नीति आयोग ने 2035 तक भारत को वैश्विक जैव अर्थव्यवस्था पावर हाउस बनाने के लिए कितनी बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड का प्रस्ताव दिया है? तो यह है प्रस्ताव 50,000 करोड़ रुपए का।
डिटेलिंग में आपको समझ में आएगा। नीति आयोग ने क्या किया कि एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्या है ये? रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज द लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाय 2035। ये रिपोर्ट है किसकी? नीति आयोग की। इसमें नीति आयोग ने बताया कि 2035 तक भारत को दुनिया की टॉप 3 बायोटेक्नोलॉजी पावर में शामिल करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड की जरूरत पड़ने वाली है। ये किसने कहा है? नीति आयोग ने। तो गवर्नमेंट को ये देना चाहिए, ऐसा नीति आयोग का कहना है। उद्देश्य क्या है? बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देना और बायो इकोनॉमी में इंडिया को टॉप 3 बायो टेक्नोलॉजी पावर्स में शामिल करना। तो 2035 तक 50,000 करोड़ के फंड की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नीति आयोग का कहना है। अच्छा, पहला डाउट तो ये कि ये बायो इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, बायो इकोनॉमी में क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके दवाइयां, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनको विकसित किया जाता है। किसका यूज करके? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। इसे कहा जाता है बायो इकोनॉमी, है ना। तो बायो इकोनॉमी में इंडिया को अगर लीड करना है तो 2035 तक 50,000 करोड़ रुपए के बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नीति आयोग का कहना है। देखिए, इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप, रिसर्च और जो इंडस्ट्रीज है उनको फाइनेंशियल हेल्प देने में किया जाएगा, ऐसा नीति आयोग का कहना है। अभी जो हमारा बायो इकोनॉमी ग्रोथ है 2025 में, ये 195.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, 195.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2035 तक लक्ष्य रखा गया है 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसको पहुंचाने का, जिससे ये टॉप 3 में वर्ल्ड में आएगा। बायो इकोनॉमी ग्रोथ में टॉप 3 में इंडिया को लाने के लिए 50,000 करोड़ की फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कहना है नीति आयोग का। और 2047 तक का लक्ष्य तो और बड़ा है, 2.6 ट्रिलियन बायो इकोनॉमी तक इंडिया को पहुंचाना, ये ग्रोथ हासिल करना, ये 2047 तक का हमारा लक्ष्य है। लास्ट क्वेश्चन, फिक्की डेलोइट रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रोसेस्ड फूड मार्केट 2030 तक लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? तो फिक्की डेलोइट रिपोर्ट आई है, एक फिक्की है और एक कंपनी है डेलोइट, इनकी एक रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि भारत का जो प्रोसेस्ड फूड मार्केट है 2030 तक ऑलमोस्ट, अगर हम कंपेयर करते, ये 2030 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो पहले आंसर ले लेते हैं, आंसर स्लिप हो गया था, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कहां पर यह आयोजन हुआ है, कॉन्क्लेव कहां पर हुआ है। तो एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, फिक्की फूड वर्ल्ड इंडिया 2026। ये 17वां एडिशन था, नई दिल्ली में रिसेंटली इसका आयोजन किया गया। फिक्की और डेलोइट इंडिया, इन दोनों ने मिलकर यहां पर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का नाम छोड़ दो, काफी बड़ा है, पर इसमें डिस्कस क्या किया गया है ये समझो। फिक्की ने बताया है कि 2030 तक भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, यह कहा है किसने? फिक्की ने। ओके, अब देखिए फूड प्रोसेसिंग मार्केट क्या होता है, पहले तो यह समझो। रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे गेहूं हो गया, दूध, फल, सब्जियां, है ना, इनका यूज करके, इनको प्रोसेस करके बिस्किट, जूस, चिप्स, है ना, इनमें कन्वर्ट करना, पैकेज्ड फूड आदि तैयार करना, यह होता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इन शॉर्ट जो इंडस्ट्रीज होती है या जो कंपनियां होती है उनकी बात यहां पर की जा रही। ओके, तो फिक्की ने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2030 तक भारत का ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ये 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है। टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई, वैल्यू एडिशन, डिजिटल एडेप्टेशन जो स्पीड में किया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस ग्रोथ को अचीव करने में। तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो जाएगा 2030 तक, ऐसा कहना है फिक्की का। कुछ और की पॉइंट्स भी यहां पर शेयर किए गए, जैसे वर्तमान में भारत अपने टोटल फूड आउटपुट का केवल 12 से 13% ही प्रोसेस करता है। मतलब जो भी रॉ मटेरियल है ना, जैसे हमने बात की गेहूं, सब्जियां, मिल्क, हम भाई 12 से 13% ही प्रोसेस कर रहे हैं और बाकी तो हम रॉ ही यूज कर लेते हैं इंडिया में। तो जिससे वैल्यू एडिशन की अभी भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, अभी भी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है हमारा वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि अभी तो हम 12-13% को ही प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। हेल्थ और फंक्शनल फूड कैटेगरी 15 से 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है।
और सामान्य फूड मार्केट की तुलना में लगभग दुगनी गति है ये। तो फिक्की का कहना है ऑल ओवर कि भाई बहुत सारी संभावनाएं हैं अभी भी प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है तो उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 2030 तक ये 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो सकता है। ठीक है, फिक्की यहां पर एक नाम आया है, इसको समझिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग है, उनका एक एसोसिएशन है, एक संघ है। गवर्नमेंट और एसोसिएशन जो होता है ना, गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये एसोसिएशन। काफी चीजों के होते हैं, जैसे जो दूध उत्पादन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, या फिर जो दूध बेचने वाले, उनका एक एसोसिएशन होता है, दुग्ध एसोसिएशन। ऐसा फार्मर एसोसिएशन होता है ना, मजदूर एसोसिएशन होता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उस तरीके से फिक्की है, किसका है? इंडस्ट्री और बिजनेस का एक फेडरेशन या एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इजी। तो 18 जुलाई के करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। लास्ट डे के करंट अफेयर को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने 2028 और 29 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य चुनाव अभियान के तहत कौन सा विजन लॉन्च किया है? तो यह है शांति विजन। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में आयोजित की जाती है। तो श्रीथम 2026 इंटरनेशनल सेमिनार का इनॉग्रेशन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। भारत ने सीफेरर फर्स्ट इमरजेंसी मैरीटाइम सेफ्टी प्लान किस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए शुरू किया? तो पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज एरिया में या रीजन में इसे शुरू किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पोर्टेबल स्वचालित पहनने योग्य उपकरण किस गैस का पता लगाने के लिए बनाया गया है? तो यह अमोनिया का पता लगाने के लिए बनाया गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बनने वाले माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की कुल प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा कौन? चाइना। और हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो यह हुआ है गूगल इंडिया के साथ। और हाल ही में मंजूर किए गए सेमीकॉन मिशन 2.0 का कुल बजट कितना है? तो यह है 1.27 लाख करोड़ रुपीस। ओके, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम राज्य में स्थित है। रानी वेलु नचियार पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में शुरू की गई है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तीन नदी किस देश में स्थित है? डार्डानेल स्ट्रेट किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? और चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।